हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अगली क्लास में। बेटा पिछली क्लास का आपने अच्छे से पढ़ के आ चुके होंगे। पिछली क्लास में पढ़ने पढ़ाया था प्रेजेंटेशन, ठीक है, एंटीरियर प्रेजेंटेशन, पोस्टीरियर प्रेजेंटेशन और ट्रांसफर प्रेजेंटेशन, ठीक है। आज अपन अगला चीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसमें क्या है कि पोजीशन, कि जो बच्चा है, भ्रूण है, वो माँ के पेट के अंदर होता है तो किस पोजीशन में मिलेगा, कौन सी तो सही पोजीशन होती है, कौन सी गलत पोजीशन होती है, ठीक है। उनके बारे में अपन इसके अंदर टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, आसन है क्या कि जो लंबवत प्रेजेंटेशन है, लॉन्गिट्यूडनल प्रेजेंटेशन है, उसमें भ्रूण भ्रूण की जो कशेरुकाएं हैं, कशेरुकाएं क्या होती हैं, जो रीढ़ की हड्डी है उसका माँ के पेल्विस के साथ संबंध, ठीक है। वो माँ के पेल्विस के साथ क्या, कि जैसे भ्रूण की कशेरुकाएं माँ के पेल्विस की साइड है, या भ्रूण की कशेरुकाएं माँ के पेल्विस के नीचे की साइड है, या भ्रूण की कशेरुकाएं साइड एक साइड में या दूसरी साइड के अंदर है, ठीक है। कि बच्चा सीधा बैठा है या फिर बच्चा घूम रखा है, या बच्चा ऐसे घूम रखा है, बिल्कुल उल्टा हो रखा है, पैर ऊपर और क्या है, रीढ़ की हड्डी नीचे, या फिर क्या है, रीढ़ की हड्डी ऊपर और पैर नीचे। किस प्रकार बच्चा बैठा हुआ है उसको अपन क्या कहेंगे, उसकी पोजीशन कहेंगे। तो ये लंबवत, इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे अपन पोजीशन की, कि लंबवत प्रेजेंटेशन में भ्रूण की कशेरुक दंड, लंबवत प्रेजेंटेशन में, अब लंबवत प्रेजेंटेशन में कोई सी भी हो सकती है, वो एंटीरियर भी हो सकती है कि उसका मुख योनि की तरफ भी हो सकता है, पोस्टीरियर भी हो सकती है। मतलब क्या है कि उसका जो पीछे वाला हिस्सा है उसका वो भी बर्त के नाल की तरफ हो सकता है। पीछे वाला हिस्सा कौन सा, जैसे पश्चपाद, या उसकी जो पूंछ वाला हिस्सा है वो भी किस साइड हो सकता है, बर्त के नाल की साइड हो सकता है। तो ये तो क्या होगी, लंबवत प्रेजेंटेशन, ठीक है। उसके अंदर क्या, जो बच्चा है, भ्रूण है, कि जो कशेरुक दंड, कशेरुक दंड क्या होती है बेटा, अरे जो रीढ़ की हड्डी होती है उसके अंदर जो वर्टिब्री होती हैं उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, कशेरुक दंड। तो लंबवत प्रेजेंटेशन में भ्रूण की कशेरुक दंड का मादा की पेल्विस, ठीक है। मादा की पेल्विस क्या होती है, अरे जो बेटा पीछे का हिस्सा होता है, ठीक है, पेल्विक रीजन होता है, पीछे की बोन होती है जहां से क्या होता है, बच्चा बाहर आता है, उसको क्या बोलते हैं, पेल्विक रीजन बोलते हैं, ठीक है। कि उसमें क्या होगा, रीढ़ की हड्डी ऊपर होगी या रीढ़ की हड्डी नीचे होगी, ठीक है। तो कशेरुक दंड का मां के पेल्विस के साथ संबंध, का मां के पेल्विस के साथ संबंध, उसको अपन क्या बोल देंगे, उसको अपन आसन बोल देंगे, ठीक है। तो अब जैसे कि सामान्य आसन कौन कौन सा होता है, कि जैसे गाय भ्रूण का सामान्य आसन क्या होता है, डोर्सोसैक्रल। अब बेटा डोर्सोसैक्रल होता क्या है, पहले तो आप बता देता हूँ कि गाय भैंस के अंदर सामान्य होता कौन सा है, और फिर बताता हूँ आपको कि जो सामान्य होता है डोर्सोसैक्रल वो किस प्रकार होता है। डोर्सोसैक्रल कहते किसको हैं, तो गाय और भैंस के भ्रूण का सामान्य आसन क्या होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि गाय और भैंस के अंदर जो भ्रूण पाया जाएगा वो नॉर्मली किस तरीके से प्रेजेंट होगा, कौन सा आसन उसके अंदर प्रेजेंट होगा जब उसकी नॉर्मल डिलीवरी हो रही होती है, उसके अंदर डिस्टोकिया नहीं होता, बच्चा आराम से बाहर आ जाए, ठीक है। तो नॉर्मल तरीके से कौन सा पाया जाता है बेटा आसन, वो डोर्सोसैक्रल आसन है। और ये एग्जाम में पूछ सकते हैं बेटा कि गाय और भैंस में नॉर्मल डोर्सोसैक्रल आसन, इसका मतलब क्या है। पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में पूछ सकते हैं कि गाय और भैंस के अंदर नॉर्मल आसन कौन सा होता है, तो आप क्या कर दोगे, डोर्सोसैक्रल आसन। अब इसका मतलब क्या है बेटा, देखो जो ऊपर का हिस्सा होता है, ऊपर का हिस्सा मतलब कि जो पीछे रीढ़ की हड्डी होती है उस हिस्से को क्या बोलते हैं अपन, डोर्सल, ठीक है। और जो नीचे का हिस्सा होता है, ये जैसे अपन ऐसे रहेंगे ना टेढ़े, तो ये ऊपर का हिस्सा हो गया ना, ये तो क्या हो गया, डोर्सल। और ये वाला हिस्सा कौन सा हो गया, ये वाला हो गया वेंट्रल, ठीक है। तो अगर ये वाला हिस्सा ऊपर हो, जो बछड़ा है या बछड़ी है उसका ये वाला हिस्सा ऊपर हो, ठीक है, तो वो तो क्या हो गया, डोर्सो। और सैक्रल क्या होता है, जो बेटा जो ऊपर क्या होती है,
भैंस होती है ना, उसकी ऊपर वाली सैक्रम बोन होती है, उसकी तरफ अगर पाडे का या जो बच्चा है उसका डोर्सल हिस्सा ऊपर हो तो उसको क्या बोलते हैं अपन, डोर्सो सैक्रल बोलते हैं। अरे मतलब कुल मिला के बात ये कुछ नहीं है यार, कुल मिला के बात ये है कि भैंस जो पाडा है उसके पैर ऊपर नहीं हो, पाडा नॉर्मल ऐसे ही बैठा हो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसका ये हिस्सा ऊपर रहता है, यही क्या है, नॉर्मलासन है। अभी तुम डोर्सो सैक्रल के चक्कर में पढ़ोगे तो हो जाओगे तुम कंफ्यूज, ठीक है। तो सिंपल जो अपना नॉर्मल जैसे बच्चा होता है ना, ऐसे बिल्कुल ऐसे होके बाहर आता है बच्चा, तो उसी को क्या बोलते हैं अपन, डोर्सो सैक्रल पोजीशन बोलते हैं। अगर बेटा उल्टा हो जाता है, ठीक है, उसके पैर ऊपर हो जाएं तो उसका वेंट्रल हिस्सा ऊपर आ गया तो अपन क्या बोल देंगे उसको, वेंट्रोसैक्रल। लेकिन आपको पूछेंगे नॉर्मल आसन कि गाय और भैंस के अंदर नॉर्मल पोजीशन कौन सी पाई जाती है, तो बेटा आप सब जानते हो कि भैंस में जब बच्चा होता है तो बच्चा क्या होता है, उल्टा नहीं आता, उल्टा आ गया तो मतलब उसमें तो दिक्कत है। नॉर्मली 99% बच्चा कैसे आता है, सीधा आता है, उसकी रीढ़ की हड्डी ऊपर होती है और पैर नीचे की साइड होते हैं, तो इसी को बेटा डोर्सोसैक्रल बोलते हैं। आप सिंपल भाषा में समझ लो, ठीक है। तो डोर्सोसैक्रल की आपको मैं डेफिनेशन भी चाहे बता देता हूं कि भ्रूण की जो पीठ का हिस्सा मां के सैक्रम की तरफ, ठीक है, क्या हो गया ये, भ्रूण के पीठ का हिस्सा मां के सैक्रम की तरफ, ठीक है, मां की सैक्रम ऊपर होती है और भ्रूण का पीठ का हिस्सा है ना वो मां की सैक्रम की तरफ। कुल मिला के तुम सिंपल सोचो लो कि जो बच्चा नॉर्मल डिलीवरी होती है वो कौन सी पोजीशन के अंदर होती है, डोर्सोसैक्रल के अंदर होती है, ठीक है। तो एग्जाम के अंदर आपको पूछेंगे भी, तो क्या पूछेंगे कि नॉर्मल आसन कौन सा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, नॉर्मल आसन। अब अपन क्या पढ़ेंगे, तीसरी चीज क्या होती है, पोस्चर होती है। तीन चीजें आती है बेटा, प्रेजेंटेशन, पोजीशन और पोस्चर। तो तीसरी चीज क्या आएगी इसके अंदर, अब पोस्चर। कि जो नॉर्मल बच्चा होता है उसकी पोस्चर क्या होती है। अब नॉर्मल बच्चा होता है उसकी क्या पोस्चर होती है, तो बेटा नॉर्मल की आपको बता दूं कि क्या होता है, उसके जो अगले पांव हैं, नॉर्मल बच्चा होगा ना उसमें क्या होगा कि उसके अगले पांव तो होंगे सीधे और उसका जो मुंह है वो दोनों पांव के ऊपर से टिका हुआ होगा, तो वो क्या है, उसकी नॉर्मल पोस्चर है। अब पोस्चर की डेफिनेशन क्या होती है कि जो बच्चे के सिर है, बच्चे की गर्दन है या उसके पिछले पैरों का संबंध किसके साथ बेटा, उसके खुद के शरीर के साथ, कि जैसे उसके पैर मुड़े हुए हैं या उसके पैर सीधे हैं, उसकी गर्दन मुड़ी हुई है या उसकी गर्दन सीधी है, तो ये क्या है, ये पोस्चर ही है। अगर नॉर्मल के अंदर तो क्या होगा, अगर गर्दन सीधी है तो क्या है, ये नॉर्मल पोस्चर है। अगर गर्दन मुड़ गई तो क्या हो गया, ये तो अब नॉर्मल हो गया। अब नॉर्मल मतलब कि ये सही नहीं है भाई, ठीक है। अगर हाथ ऐसे सीधे हैं तो मतलब क्या है, ये नॉर्मल पोस्चर है उसका, और अगर हाथ मुड़ गए तो क्या हो गया, ये अब नॉर्मल पोस्चर हो गया। अगर हाथ मुड़ जाएंगे, गर्दन मुड़ जाएगी तो क्या हो जाएगा, डिस्टोनिया हो जाएगा ना। तो ये क्या हो जाएगी इसकी डेफिनेशन कि बच्चे के सिर, गर्दन, अगले और पिछले पैर, बच्चे के सिर, गर्दन, अगले व पिछले पैर, मतलब सारी एक्सट्रीमिटी आ गई कि पैर भी आ गए, गर्दन आ गई, इनमें से कोई भी मुड़ेगा कि इनका संबंध क्या है, कि ये सीधे हैं या ये टेढ़े हैं, गर्दन मुड़ी हुई है या गर्दन सीधी है, तो वो सारी क्या है, पोस्चर है, ठीक है। तो पिछले पैरों का किसके साथ संबंध, का संबंध शरीर के जिस स्थिति में होता है, पैरों का संबंध शरीर से जिस स्थिति में होता है, जिस स्थिति में होता है उसको क्या कहते हैं, पोस्चर कहते हैं। और नॉर्मल पोस्चर मैंने आपको बता ही दिया क्या होता है बेटा, दोनों पैर उसके होते हैं सीधे, ठीक है, और उसके ऊपर टिका हुआ होता है क्या,
इसका सर। ठीक है, तो मतलब क्या है कि बच्चा नॉर्मल पोस्चर के अंदर है। अगर उसकी गर्दन नहीं मुड़ी, गर्दन क्या है सीधी है, तो ये भी क्या है उसके बच्चे के खुद के साथ। ठीक है, अब कि भ्रूण के अंदर कौन कौन सी सामान्य अपन ने क्या पढ़ ली, सामान्य तो बता दिया आपको कि सामान्य अवस्था के अंदर भ्रूण कौन से आसन मिलेगा, कौन सा प्रेजेंटेशन मिलेगा, ये आपको दोनों मेनली पूछते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो अब अपन क्या पढ़ते हैं कि असामान्य पूछ लें, कुछ जो असामान्य खास हैं, ठीक है, उनके बारे में आपसे पूछ लें कि असामान्य अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, और उनमें असामान्य अवस्था होंगी तो उनमें कौन सी तो प्रेजेंटेशन होगी, कौन सी उसके अंदर पोजीशन होगी, और कौन सा उसके अंदर पोस्चर होगा। तो अब अपन क्या पढ़ लेंगे कि कौन कौन सी असामान्य अवस्थाएं हैं जो भ्रूण के अंदर कॉमनली पाई जाती हैं। तो भ्रूण की असामान्य अवस्थाएं, अगर इनके अंदर है, इन अवस्थाओं के अंदर है, तो हो सकता है जो भ्रूण है, जो फीटस है, उसकी नॉर्मल प्रसव क्रिया नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि नॉर्मल प्रसव क्रिया कैसे होगी जब वो सामान्य ही नहीं होंगे तो। ठीक है, उसका गर्दन मुड़ गई मान लो, ठीक है, तो उसका बच्चा कैसे आएगा, क्योंकि वो गर्दन मुड़ गई तो उसके अंदर बर्थ कैनाल के अंदर तो गर्दन आ ही नहीं पाएगी, गर्दन सीधी होगी तभी बर्थ कैनाल के अंदर आ पाएगी। तो ये क्या है, ऐसा मान्य है, और इनके अंदर भी एग्जाम के अंदर पूछ लेते हैं। जैसे मैं पहला बता देता हूँ आपको, फॉर एग्जाम्पल अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे अपन लिखेंगे कि कौन सी अवस्था है, कौन सी असामान्य अवस्था है। ठीक है, उस असामान्य अवस्था के अंदर कौन सी प्रस्तुति मिलेगी आपको। ठीक है, तो उसके अंदर कौन सा आसन मिलेगा, आसन को क्या बोलते हैं बेटा, पोस्चर, पोजीशन, सॉरी पोजीशन, और लास्ट क्या हो गया कि उसके अंदर कौन सा पोस्चर मिलेगा। ठीक है, थोड़ा ज्यादा दूर दूर हो जाएगा। आसन मतलब पोजीशन। ठीक है, अब पहली कौन सी अवस्था है, तो बेटा पहली अवस्था आती है जो अब नॉर्मल होती है, वो उसको बोलते हैं डॉग सिटिंग पोजीशन। क्या होता है उसमें भ्रूण कुत्ते की तरह बैठा रहता है। अब कुत्ता कैसे बैठा रहता है वो भी आपको बताता हूँ। कुत्ता में क्या क्या नॉर्मल बैठता है कुत्ता, तो कैसे बैठता है कि वो बैठता तो मान लो एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल प्रेजेंटेशन बैठा है कि मुंह आगे करके बैठा है, लेकिन क्या होता है उसके जो पीछे वाले पैर हैं दोनों को कुत्ता हमेशा सिकोड़ के बैठता है। आगे वाले पैर तो ऐसे फैला के रखता है कुत्ता, और पीछे वाले पैरों को क्या करता है अपने शरीर के अंदर ही रखता है, बाहर नहीं रखता ना। तो उसको क्या बोलते हैं, डॉग सिटिंग पोजीशन बोलते हैं उसको, डॉग सिटिंग। अरे कभी कुत्ते को देख लेना, कुत्ता कैसे बैठता है, वो क्या करता है अपने आगे वाले पैरों को तो आगे फैला के रखता है, और पीछे वाले पैरों को अपने शरीर के अंदर ही रखता है। शरीर के अंदर ऐसे नहीं कि शरीर के अंदर, मतलब कि शरीर के अंदर दबा के ऐसे, ठीक है, ऐसे पीछे फैला के नहीं रखता कि पीछे फैला दिया, नहीं, ऐसे अंदर शरीर के दबा के रखता है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो कभी कुत्ता बैठा हो तो उसको देख लेना, वो वैसे ही बैठता है। ठीक है, इसको हिंदी में क्या लिख देंगे अपने, कुत्ते के बैठने जैसी प्रस्तुति। ठीक है, कुत्ते के बैठने जैसी प्रस्तुति लिख देंगे इसको। ठीक है, तो ये इसमें क्या होगा, जो डॉग सिटिंग पोजीशन के अंदर प्रस्तुति कौन सी होगी, प्रेजेंटेशन कौन सी होगी, तो बेटा इसके अंदर होगी एंटीरियो लॉन्गिट्यूडनल। कि क्या होगा, तो उसका मुख तो क्या होगा, जैसे मान लो आगे है किसका, अरे बच्चे का, माँ के पेट के अंदर, माँ के पेट के अंदर क्या होगा, बच्चे का मुख तो बर्थ के नाल की तरफ ही होगा, पहले मुख ही बाहर आएगा। ठीक है, तो कौन सी हो गई, एंटीरियो लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, इसकी प्रेजेंटेशन तो क्या होगी, एंटीरियो लॉन्गिट्यूडनल। मतलब क्या है कि जो भी भ्रूण है उसका मुख किस साइड होगा, उसकी वेजाइना की तरफ, पहले क्या होगा, मुख बाहर आएगा। ठीक है, तो प्रस्तुति तो क्या होगी इसकी, एंटीरियो लॉन्गिट्यूडनल। आसन क्या होगा इसको, कि डोर्सोसैक्रल आसन होता है इसका, इसका आसन क्या हो गया, डोर्सोसैक्रल
सैक्रल। डोर्सो सैक्रल अभी बताया था कि उसकी पीठ का कैसे होगी, उसकी पीठ उसकी सैक्रम की तरफ होगी। अरे नॉर्मल भाषा में समझ लो कि वो आराम से ऐसे बैठा रहेगा, ठीक है, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा नहीं रहेगा। नॉर्मल जैसे बच्चा बाहर आता है ना, उसी आसन में होगा कि उसकी पीठ क्या होगी, ऊपर की साइड होगी, ठीक है, और उसके पैर क्या होंगे, नीचे की साइड होंगे। उसको क्या बोलते हैं अपन, डोर्सो सैक्रल बोल देते हैं। और तीसरा क्या, उसकी पोस्चर क्या होगी, बाइलेटरल हिप फ्लेक्शन। अब ये बाइलेटरल हिप फ्लेक्शन क्या होता है, बाइलेटरल हिप फ्लेक्शन मतलब क्या है बेटा, कि उसके जो दोनों पैर है ना, वो कुत्ता जैसे अंदर लेके बैठता है ना, ऐसे पीछे फैला के नहीं बैठता कुत्ता, ठीक है, ऐसे शरीर से बाहर निकाल के नहीं बैठता। वो क्या करता है, अपने दोनों पैरों को शरीर के अंदर ही रखता है। तो उसको क्या बोलते हैं, बाइलेटरल हिप फ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर पोस्चर कौन सी हो गई, बाइलेटरल हिप फ्लेक्शन। तो कभी भी ये समझ में नहीं आए तो आप बाहर कुत्ता बैठा हो ना, तो उसको देख लेना, वो इसी पोजीशन में बैठता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, इस तरीके से अगर बच्चा माँ के पेट के अंदर प्रेजेंट है तो इसको क्या बोल देंगे अपन, डॉग सिटिंग पोजीशन, कि उसकी में कौन सी होगी, एंटीरियो लॉन्गिट्यूडनल मतलब मुख किधर, योनि की तरफ, डोर्सो सैक्रल मतलब पीठ क्या है, ऊपर की तरफ, पैर नीचे की तरफ, और बाइलेटरल हिप फ्लेक्शन उसमें क्या होगा कि दोनों पिछले वाले पैर है ना, वो अपने शरीर के अंदर रखेगा, ऐसे शरीर के अंदर बाहर निकाल के नहीं रखेगा, ठीक है। तो ये तो हो गई डॉग सिटिंग पोजीशन। दूसरी क्या होती है, ब्रीच प्रेजेंटेशन होती है दूसरी बेटा। दूसरी क्या होती है, ब्रीच प्रेजेंटेशन। जो भी क्या है, ये भी अब नॉर्मल है बेटा, ये भी नॉर्मल नहीं है। तो इसके अंदर ब्रीच प्रेजेंटेशन के अंदर आपको प्रस्तुति कौन सी मिलेगी, इसके अंदर मिलेगी पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल। इसके अंदर कौन सी मिलेगी बेटा, पोस्टीरियो लॉन्गिट्यूडनल। अब ये तो आपको पता लगी गई, पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल मतलब क्या है, कि जो उसके पीछे वाले पैर हैं वो किसकी तरफ होंगे, जो भ्रूण है, फीटस है, जो बच्चा है, उसके पीछे वाले पैर किधर होंगे, योनि की तरफ। एंटीरियो में क्या होता है, उसका मुख योनि की तरफ होता है, ठीक है। और जो पोस्टीरियो है उसमें क्या होगा, जो भ्रूण का पीछे वाला हिस्सा है, जो पूंछ है, पीछे वाले पैर हैं, वो किधर होंगे, योनि की तरफ। पहले वो बाहर आएंगे, ठीक है। तो किसमें हो गया, पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल। तो क्या होगा इसके अंदर प्रेजेंटेशन। आसन कौन सा होता है, आसन बेटा डोर्सो सैक्रल ही होता है, इसके अंदर भी डोर्सो सैक्रल मतलब पीठ ऊपर ही रहेगी और पैर क्या रहेंगे, नीचे, ठीक है। मतलब क्या हो गया, मान लो ये तो क्या है, योनि है, इधर से बच्चा ब्याएगा, भैंस ब्याएगी तो इधर से बच्चा बाहर निकलेगा, तो बेटा क्या होगा, मुख तो पाएगा इधर, ठीक है, और भैंस का जो उसका फीटस का पीछे वाला हिस्सा है वो मिलेगा आपको इधर, ठीक है। और पीठ क्या होगी, पीठ ऊपर होगी और पैर क्या होंगे, नीचे, तो ऐसे बच्चा बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, उसके अंदर डोर्सो सैक्रल पोजीशन मिलेगी आपको। और पोस्चर बेटा, पोस्चर वही बाइलेटरल हिप फ्लेक्शन मिलेगा, कि मतलब क्या होगा, उसके आगे वाले पैर तो सीधे रहेंगे लेकिन पीछे वाले पैरों को क्या करेगा, अंदर दबा के रखेगा, ठीक है। क्या मिलेगा इसमें, बाइलेटरल हिप फ्लेक्शन। बाइलेटरल हिप फ्लेक्शन बोलेंगे, ठीक है। अपनी तीसरी बच गई, जो लास्ट है, जो अब नॉर्मल पाई जाती है, उसको क्या बोलते हैं अपन, बट प्रेजेंटेशन बोलते हैं। यार बेटा नहीं, थोड़े नाम अजीब अजीब हैं, लेकिन एक दो बार आप पढ़ लोगे ना तो आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। बट प्रेजेंटेशन, इसके अंदर क्या होता है, बट प्रेजेंटेशन के अंदर जो प्रेजेंटेशन होगी वो क्या होगी, एंटीरियो लॉन्गिट्यूडनल मतलब क्या, मुख योनि की तरफ, अभी आपको बताया था। तो इसके अंदर प्रेजेंटेशन तो कौन सी हो गई, एंटीरियो लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। और इसके अंदर आसन कौन सा हो गया, आसन तो बेटा पीठ हमेशा ऊपर ही दिखा रहे हैं अपन। कोई के अंदर भी क्या हुआ,
पैर ऊपर नहीं दिखाए। बच्चा ब्याएगा तो बच्चे की पीठ तो ऊपर होगी और पैर नीचे होंगे। तो उसको क्या बोला था, अभी आपको बताया था, उसको क्या बोल दिया था अपन ने, डोर्सोसैक्रल बोला था। तो देखो इसको तो याद करने की जरूरत है ही नहीं आपको, डोर्सोसैक्रल को। तो क्यों, सब में देखो डोर्सोसैक्रल ही है, ठीक है। तो इसमें तो कंफ्यूजन दूर है आपका कि चाहे कौन सी हो, डॉग सिटिंग हो, चाहे ब्रीच हो, चाहे बट हो, तीनों के अंदर क्या है, डोर्सोसैक्रल है। और इसके अंदर आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा। अब इसके अंदर पोजीशन क्या होती है, तो बेटा इसमें तो क्या था, बाइलेटरल हिप फ्लेक्शन था, ठीक है। और जो है बट, उसके अंदर क्या मिलेगा आपको, बाइलेटरल शोल्डर फ्लेक्शन, बाइलेटरल शोल्डर ठीक है। बाइलेटरल क्या मिलेगा, शोल्डर फ्लेक्शन। शोल्डर क्या होते हैं, अरे कंधों को बोलते हैं, ठीक है। तो वैसे तो नॉर्मली मैंने क्या बताया था कि कंधे कैसे मिलते हैं, ऐसे सीधे आगे और पैर उसके ऊपर सर टिका हुआ होता है। लेकिन इसके अंदर क्या होगा, कंधे बाहर की तरफ नहीं होंगे, कंधे क्या हो जाएंगे, अंदर की तरफ होंगे। तो क्या हो गया, इसको क्या बोलते हैं, बाइलेटरल क्या होता है, बाइलेटरल मतलब दोनों, जो दोनों हाथ है ना आगे वाले, वो दोनों के दोनों क्या मिलेंगे आपको, अंदर मिलेंगे, ऐसे ऐसे सामने फैले हुए नहीं होंगे, ऐसे अंदर की तरफ मिलेंगे। तो उसको क्या बोलते हैं अपन, बाइलेटरल शोल्डर फ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये कुछ अब नॉर्मल असामान्य अवस्थाएं होती हैं, उनके बारे में आपको बता दिया है, ठीक है। अब अपन चलते हैं आगे इससे, इसका आगे वाला टॉपिक क्या अपना, डिस्टोकिया, ठीक है। अब डिस्टोकिया क्या है बेटा, इसको आपको सबको अच्छे से पता है कि अगर बच्चा नॉर्मल तरीके से हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आई, सामान्य प्रसव हो गया, तो उसको क्या बोलते हैं अपने, यूटोकिया। और इसकी डेफिनेशन आपको लिखा भी दी थी। डिस्टोकिया क्या होता है बेटा, कि प्रसव में अवरोध या कोई बाधा आ जाए, मान लो उसकी गर्दन टेढ़ी हो गई हो और प्रसव सामान्य तरीके से नहीं हो रहा हो, ठीक है, बच्चा घूम गया हो, देसी भाषा में बात करें तो कि बच्चा घूम गया साहब, तो क्या होगा, बच्चा आराम से आएगा क्या बाहर, नहीं आएगा बेटा बाहर। तो बच्चा सामान्य नहीं आया बाहर, तो इसको भी क्या बोल दिया अपन ने, डिस्टोकिया बोल दिया। कि प्रसव सामान्य होने के अंदर बच्चा सामान्य तरीके से बाहर नहीं आ रहा, उसके अंदर क्या हो गई, दिक्कत आ गई, तो उसको ही क्या बोल देते हैं अपने, डिस्टोकिया बोल देते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई, प्रसव में अवरोध या बाधा, अगर सामान्य तरीके से बच्चा बाहर नहीं आ रहा, कोई अवरोध आ रहा है या कोई बाधा आ रही है बच्चे को बाहर आने के अंदर, तो उसको ही अपन ने किसके अंदर मान लेते हैं, उसको डिस्टोकिया बोल देते हैं अपन। अब डिस्टोकिया के क्या क्या कारण हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन क्या टॉपिक लेंगे कि क्या क्या वजह से डिस्टोकिया हो सकता है। डिस्टोकिया के कारण, क्या क्या कारण हो सकते हैं डिस्टोकिया के, ठीक है। एक तो क्या हो सकता है बेटा कि मां की वजह से कोई दिक्कत आ सकती है। 3 कारण बताएंगे आपको। एक तो क्या, मातृत्व प्रसवारोध बोलेंगे जिसको, कि मतलब कोई मां की वजह से दिक्कत आ गई हो। अब क्या क्या होंगे वो आपको भी आगे बताएंगे हम, कि मां की वजह से क्या क्या दिक्कत आ सकती है भाई बच्चे को। तो पहला तो क्या हो जाएगा, मातृत्व प्रसवारोध, कि मां की वजह से प्रसव में दिक्कत आ रही है, जिसको अपन ने क्या बोलते हैं इंग्लिश में, मेटरनल डिस्टोकिया बोल देते हैं, या मेटरनल रीजन है ना, मेटरनल डिस्टोकिया। तो इसमें क्या होगा, अरे बेटा मान लो मां की रीढ़ की हड्डी टूट गई पीछे से, या मां की पीछे की जो बोन है जहां से बच्चा बाहर निकलता है वो टूट गई, उनमें फ्रैक्चर आ गया, तो बच्चा बाहर कैसे आएगा, आराम से बच्चा आएगा ही नहीं। तो किसकी गलती है भाई, बच्चे की तो गलती नहीं है, बच्चा तो सब कुछ सही तरीके से पढ़, सामान्य अवस्था के अंदर पड़ा था, लेकिन गलत टूटी किसकी हड्डी, माँ की। तो किसकी वजह से अवरोध आ रहा है, नॉर्मल बच्चे को होने से माँ की वजह से आ रहा है, तो ये क्या हो गया, मातृत्व, माँ का कारण हो गया, जिसको क्या बोलते हैं अपन, मातृत्व प्रसवारोध बोलते हैं। दूसरा क्या, भ्रूण की वजह से, ठीक है, जिसको क्या बोलेंगे अपन, भ्रूण प्रसवारोध, कि बेटा बच्चा घूम गया,
बच्चे की गर्दन टेढ़ी हो गई, बच्चा पूरा ही घूम गया, ठीक है, तो वो नॉर्मल कैसे आएगा? अगर सामान्य अवस्था के अंदर बच्चा उपस्थित नहीं है, बच्चा घूम गया, तो वो किसकी गलती है भाई? भ्रूण की गलती है। भ्रूण की वजह से बच्चा बाहर नहीं आ रहा ना, बच्चे की खुद ही गलती है कि बच्चा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, तो अब कैसे आएगा? माँ की तो कोई दिक्कत नहीं है, माँ की तो सर्विक्स भी सारी खुली है, फिर भी क्या हुआ? माँ तो जोर भी पूरा लगा रही है, लेकिन क्या हुआ? बच्चा बाहर नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि उसकी क्या हो गई? भ्रूण की वजह से बच्चा बाहर नहीं आ रहा, क्योंकि उस भ्रूण की पोजीशन चेंज हो गई, उसकी प्रेजेंटेशन चेंज हो गई, तो उसको क्या बोल देंगे? भ्रूण प्रसवारोध। जिसको क्या बोल देंगे? भ्रूण को क्या बोलते हैं अपन इंग्लिश में? फीटल डिस्टोकिया, ठीक है। और तीसरे क्या होते हैं जिनको अपन मुख्य कारण या बेसिक कारण बोलते हैं? मुख्य कारण या क्या बोल देंगे उसको अपन? बेसिक कोज जो भी हैं, अभी बताएंगे इनमें, इनके बारे में डिटेल एक एक लेंगे, ठीक है। मुख्य कारण जिसको क्या बोलेंगे अपने? बेसिक कोजेज। तो ये 3 कारण होते हैं। हो सकता है कि माँ की, भाई साहब माँ की वजह से भी रुक सकता है कि माँ के अंदर कोई दिक्कत हो तो क्या हो गए? बच्चा सामान्य तरीके से नहीं हो। भ्रूण के अंदर कोई दिक्कत हो जाए कि भ्रूण टेढ़ा मेढ़ा हो गया तो भी सामान्य तरीके से नहीं हो, और कोई तीसरे कारण हो सकते हैं। तो अब एक एक चीज लेंगे उसमें पहला लेंगे अपन क्या? मातृत्व प्रसवारोध, ठीक है। पहला क्या लेंगे? मातृत्व प्रसवारोध, जिसको क्या बोल देंगे अपने? मैटरनल डिस्टोकिया। माँ की वजह से क्या क्या दिक्कत हो सकती है? पहला तो क्या होता है बेटा, सबसे पहली जो चीज आ सकती है वो क्या है? यूट्राइन इनर्शिया। यूटेराइन इनर्शिया। अब कहो गुरुजी ये यूट्राइन इनर्शिया होता क्या है? ठीक है बेटा, क्या होता है कि भैंस शुरू में क्या करती है? शुरू में तो जोर लगाती है, फिर थोड़ी देर बाद में क्या करता है? वो जोर लगाना बंद कर देती है, गर्भाशय उसका क्या होता है? शिथिल पड़ जाता है, तो उसी को क्या कहते हैं अपन? यूट्राइन इनर्शिया, ठीक है। उसमें क्या होता है कि प्रसव के समय गर्भाशय का शिथिल पड़ जाना, या क्या क्या कहेंगे अपन? कि जोर लगा लगा के गर्भाशय क्या हुआ? गर्भाशय में संकुचन हो कि क्या हो गया? गर्भाशय थक चुका है, अब गर्भाशय के अंदर जोर नहीं लगा पा रही भैंस, तो उसको ही क्या बोल देंगे? यूट्राइन इनर्शिया। तो देखो नाम तो बहुत बड़ा है लेकिन अंदर कुछ भी नहीं है, कि गर्भाशय का शिथिल पड़ना या गर्भाशय का थक जाना, ठीक है। तो उसी को क्या बोल देंगे अपन? यूट्राइन इनर्शिया बोल देंगे। तो इसके नाम से तुम कंफ्यूज मत होना कि यार इतना बड़ा नाम आ गया, पता नहीं क्या ही चीज है। बहुत ईजी चीज है कि, ठीक है। तो प्रसव के समय गर्भाशय का शिथिल पड़ना या थक जाना, पड़ना या थक जाना। हो सकता है क्या किया कि मां के गर्भाशय, मां का गर्भाशय में संकुचन स्टार्ट हुए ही नहीं हो, या क्या है कि मां ने गर्भाशय में संकुचन स्टार्ट तो हो गए हो लेकिन थोड़ी देर बाद में मां थक गई, तो गर्भाशय में क्या हुआ? जो संकुचन हो रहे थे वो क्या हुआ? बंद हो गए। इसी को क्या बोलते हैं? यूट्राइन इनर्शिया। तो देखो किसका कारण है ये? मातृत्व प्रसवारोध है, माँ की वजह से ही है ना, गर्भाशय के अंदर दिक्कत आई है। अब बच्चे की तो बेचारी गलती है ही नहीं, अब माँ के अंदर अगर गर्भाशय के अंदर संकुचन हो ही नहीं रहे तो बच्चा बाहर कैसे आएगा, ठीक है। अब इसके अंदर खास बात क्या है बेटा? इसके अंदर खास बात क्या है कि जो यूट्राइन इनर्शिया है ना, वो सूर्य के अंदर डिस्टोकिया का सबसे मुख्य कारण है। सूर्य के अंदर बहुत बार क्या होता है? डिस्टोकिया हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका गर्भाशय शिथिल पड़ जाता है। अब सूर्य में तो होते हैं बेटा 10-10, 12-12 बच्चे, ठीक है। तो कितने बच्चों को बाहर निकालेगी? कब तक वो गर्भाशय संकुचन करता रहेगा? तो गर्भाशय क्या होता है? थक जाता है, तो क्या हो जाता है? सूर्य के अंदर डिस्टोकिया हो जाता है। तो बेटा अगर एग्जाम में पूछ लें कि सूर्य में डिस्टोकिया का मुख्य कारण क्या है, तो आप क्या कह दोगे? यूट्राइन इनर्शिया। सूर्य में डिस्टोकिया का मुख्य कारण है। सूर्य के अंदर सबसे मुख्य कारण क्या हो गया डिस्टोकिया का? यूट्राइन इनर्शिया हो गया, ठीक है। तो पहला तो क्या हो गया? अपन ने यूट्राइन इनर्शिया पढ़ लिया, और ये आपको एग्जाम में हमेशा ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है कि सूर्य में डिस्टोकिया का मुख्य कारण क्या है? उसके गर्भाशय का शिथिल पड़ जाना, थक जाना, जिसको क्या बोलते हैं अपन?
यूट्राइन इनर्शिया। अब दूसरी चीज क्या लेंगे अपन, यूट्राइन टोर्सन। यूट्राइन टोर्सन क्या होता है बेटा, नाम से तो देखो मेरे को तो पता लग गया, आपको पता लगा कि नहीं लगा, कि गर्भाशय का अपनी लंबवत अक्ष के प्रति घूम जाना। गर्भाशय क्या हुआ, घूम गया बेटा, या तो किधर घूम गया, वो राइट साइड में घूम गया या लेफ्ट साइड में घूम गया। ठीक है, नॉर्मल तो मान लो गर्भाशय ऐसे पड़ा है। ठीक है, अब क्या होता है, कई बार भैंस एकदम में से उठती बैठती है, या उसका जो पेट है खाली रह जाता है, तो पेट खाली रह गया तो क्या होता है, उसका गर्भाशय क्या करता है, या तो घूम जाता है बेटा, या तो इधर घूम जाएगा या उधर घूम जाएगा, तो उसको ही क्या बोलते हैं, टोर्सन। टोर्सन का मतलब क्या होता है बेटा, यूट्राइन क्या होता है, गर्भाशय, और टोर्सन का क्या मतलब क्या होता है, घूमना, तो उसको ही क्या बोल देते हैं, यूट्राइन टोर्सन। तो बताओ इसकी डेफिनेशन में कोई दिक्कत, अरे गुरुजी बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो क्या होगी इसकी डेफिनेशन, गर्भाशय का अपनी लंबवत अक्ष के प्रति घूम जाना, गर्भाशय का अपनी लंबवत अक्ष पर घूम जाना। ठीक है, अपनी लंबवत अक्ष पे क्या हुआ, गर्भाशय घूम गया, तो इसी को क्या बोलते हैं अपने, यूट्राइन टोर्सन। तो बेटा भैंस के अंदर यूट्राइन टोर्सन क्या होता है, मुख्य कारण है डिस्टोकिया का। बाकियों के अंदर तो क्या होता है, गर्भाशय इतना ज़्यादा घूमता नहीं है, लेकिन भैंस का पेट देखो कितना बड़ा होता है, तो उसको पूरी जगह मिल जाती है गर्भाशय को घूमने के लिए। ठीक है, तो भैंस के अंदर सबसे मुख्य कारण, अगर पूछ लें कि भैंस में डिस्टोकिया का मुख्य कारण क्या है, तो क्या है बेटा, यूट्राइन टोर्सन। ठीक है, तो इसमें क्या लिख देंगे अपनी इंपॉर्टेंट चीज, इंपॉर्टेंट है बेटा ये सारी बातें, भैंस में डिस्टोकिया का मुख्य कारण। ठीक है, भैंस में यूट्राइन टोर्सन सबसे ज्यादा होता है, जिसको क्या कहते हैं अपन, बच्चादानी घूम गई, गांव में से बोल देते सिंपल भाषा में कि क्या हो गया इसकी तो बच्चादानी घूम गई। फिर क्या करते हैं, उसके ऊपर फंटा लगा के उसको सीधा करते हैं। वो आपको आगे जब यूट्राइन टोर्सन जब अपन इसको डिटेल में पढ़ेंगे ना, तब आपको इसके बारे में और बताएंगे। तो बेटा गर्भाशय घूम गया, तो ये भी किसका कारण है, मातृत्व कारण है। ठीक है, गर्भाशय किसका हिस्सा है, माँ का हिस्सा है, तो अब इसमें बच्चे की तो गलती नहीं है, अब गर्भाशय घूम गया तो बच्चा तो बेचारा बाहर आ ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये क्या कारण हो गया, मातृत्व प्रसवारोध हो गया। तीसरा क्या है, रिंग वुम्ब। रिंग वुम्ब कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, तीसरे को, इसमें क्या होता है बेटा, रिंग वुम्ब कुछ भी नहीं है, देखो नाम से तो बड़ी हार्ड लग रही है आपको, लेकिन अभी बताऊंगा ना आपको कि क्या है। तो बेटा ये क्या है कि सर्विक्स अगर नहीं खुले, सर्विक्स का मुंह अगर नहीं खुला, तो उसको क्या बोल देते हैं, रिंग वुम्ब बोल देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बोल दें कि प्रसव के समय सर्विक्स का मुंह, सर्विक्स के मुंह का नहीं खुलना। ठीक है, अब बेटा सर्विक्स का अगर मुंह ही नहीं खुला, सर्विक्स अगर खुली नहीं, तो बच्चा बाहर कैसे आएगा बताओ। ठीक है, तो ये भी किसका कारण है, सर्विक्स तो माँ का हिस्सा है। ठीक है, तो अगर सर्विक्स नहीं खुली, तो एग्जाम में बेटा पूछ सकते हैं कि प्रसव के समय सर्विक्स के मुंह का ना खुलना क्या कहलाता है। ऑप्शन में दे देंगे यूट्राइन इनर्शिया, यूट्राइन टोर्सन, रिंग वुम्ब। तो बेटा रिंग वुम्ब बोलते हैं। ठीक है, और खास बात क्या है कि भेड़ के अंदर डिस्टोकिया का सबसे मुख्य कारण यह है, भेड़ के अंदर मैक्सिमम क्या होता है, उसकी सर्विक्स का मुंह खुलता ही नहीं। अब सर्विक्स का मुंह ही नहीं खुलेगा तो बेटा बच्चा बाहर कैसे आएगा बताओ, नहीं आ पाएगा बच्चा। तो अगला इंपॉर्टेंट चीज क्या हो गई, देखो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। भेड़ में डिस्टोकिया का मुख्य कारण क्या है, रिंग वुम्ब। रिंग वुम्ब है ना, वो भेड़ के अंदर डिस्टोकिया का मुख्य कारण है। अरे भेड़ के अंदर तो बच्चा बाहर ही नहीं आ पाता, क्यों नहीं आ पाता, उसकी सर्विक्स का मुंह ही नहीं खुला। ठीक है, अगला कारण क्या हो सकता है, मातृत्व प्रसवारोध का अगला कारण क्या है बेटा, 3 तो बता दिया आपको। चौथा क्या है कि पेल्विक फ्रैक्चर या पेल्विक बोन का फ्रैक्चर,
जो पीछे वाली बोन है, जहां से क्या होता है बच्चा निकल के आता है बाहर, मान लो वहां फ्रैक्चर हो जाए, पर वो रास्ता क्या हो, वो रास्ता, अब बच्चे को बाहर निकलने के लिए इतना बड़ा रास्ता चाहिए, अब वो फ्रैक्चर होने की वजह से रास्ता इतना सही रह गया, तो बताओ बच्चा बाहर कैसे आएगा, बच्चा तो बाहर आ ही नहीं पाएगा, तो क्या हो गया, वो डिस्टोकिया हो गया। तो ये क्या कारण है, पेल्विक बोन का फ्रैक्चर। ठीक है, पेल्विक बोन का फ्रैक्चर हो सकता है। ठीक है, पांचवा क्या हो सकता है कि जो वेजाइना है उसके अंदर वसा का भारी जमा हो जाए, फैट जमा हो जाए वहां पे। ठीक है, तो बेटा जब बच्चा बाहर आएगा तो वेजाइना ढंग से फैले ही नहीं। मान लो नॉर्मली क्या होता है, जब बच्चा बाहर आने वाला होता है ना, यहाँ से बीच से बच्चा बाहर आने वाला होता है तो वेजाइना ऐसे फैल जाती है, लेकिन जब वसा का जमा हो जाता है ना तो फिर वेजाइना फैल नहीं पाती, तो वो बच्चा यहीं अटक जाता है। तो बच्चा अटक गया, वही तो डिस्टोकिया बोलते हैं, उसी को तो डिस्टोकिया बोलते हैं। तो अगला कारण क्या हो सकता है कि वेजाइना में वसा का भारी जमाव में वसा का भारी जमाव। अब ये देखो, ये सारे कारण किसके हैं, ये मां की वजह से है, सारे मातृत्व कारण है, इसमें भ्रूण की कोई गलती नहीं है। पेल्विक फ्रैक्चर हो गया, भ्रूण की तो कोई गलती नहीं है। वेजाइना के अंदर, भैंस की वेजाइना के अंदर मान लो भैंस के अंदर डिस्टोकिया हो गया, वेजाइना में वसा जमा होने से, भ्रूण की तो गलती नहीं, तो ये सारे किसके कारण हो गए, मातृत्व प्रसवारोध के कारण हो गए। अब अपन क्या पढ़ेंगे, भ्रूण प्रसवारोध कि भ्रूण की वजह से क्या क्या दिक्कतें आती हैं। ठीक है, अगला क्या पढ़ेंगे अपन, भ्रूण प्रसवारोध। तो क्या क्या हो सकता है बेटा भ्रूण के अंदर, भ्रूण की वजह से क्या क्या दिक्कत हो सकती है कि हो सकता है भ्रूण का आकार माँ की पेल्विस की तुलना में बहुत बड़ा हो, कि मान लो माँ की पेल्विस तो इतनी चौड़ी हो लेकिन भ्रूण का आकार इतना बड़ा हो गया हो, तो बेटा इसमें तो गलती किसकी, इसमें तो भ्रूण की गलती है कि भ्रूण का आकार क्या हो गया माँ की पेल्विस की तुलना में, जहां से पेल्विस क्या है, अरे मतलब जिससे बाहर आता है बच्चा, पीछे वाला हिस्सा। ठीक है, तो उसकी तुलना में भ्रूण का आकार बड़ा हो गया तो भ्रूण बाहर आ ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया पहला रीजन, तो कि भ्रूण का आकार और मां के पेल्विस के आकार में असमानुपात, कि भाई भ्रूण का आकार भी क्या है, बड़ा हो गया, वह मां की पेल्विस के आकार में असमानुपात, जिसको अपन क्या कहते हैं, अरे जैसे कई बार जो भैंस होती हैं, जो क्या होती है भैंस, तो क्या कहते हैं उनको पाडी कह दो। ठीक है, जो पहली बार बच्चा दे रही हो तो उनका क्या सही ढंग से वजन पूरा फैल नहीं पाती, वो क्या होती है, उनका वजन कम होता है, और उस टाइम कम वजन के अंदर क्या एक बार करते हैं, 2 साल के ऊपर ही क्या करते हैं, 2 साल के ऊपर ही क्या होगी, कोई भैंस प्रेग्नेंट हो गई, भैंस की पाडी है, 2 साल पे क्या हो गई, वो प्रेग्नेंट हो गई, उसके अंदर बच्चा भी पूरा हट्टा कट्टा डेवलप हो गया, तो बेटा उसके अंदर क्या हुआ, इतना रास्ता तो नहीं है, बड़ी भैंस के अंदर तो क्या हो, बच्चा बाहर बाहर आराम से आ जाएगा, लेकिन उन छोटी साइज की जो भैंस है, जिसको अपन क्या कहते हैं, हीपर कहते हैं, वो क्या होगी, उसके अंदर बच्चा बाहर नहीं आ पाता, क्योंकि बच्चे की साइज तो हो गई ज़्यादा, और जो बाहर निकलने के लिए रास्ता है, बर्थ कैनाल है, वो रह गई छोटी। ठीक है, तो ये क्या है, ये बेटा गाय के अंदर डिस्टोकिया का सबसे मुख्य कारण है। कौन सा, कि भ्रूण का आकार और माँ की पेल्विस में असमानुपात, कि भ्रूण का आकार तो बड़ा होता है गाय के अंदर और उसकी जो पेल्विस है वो छोटी रह जाती है। ठीक है, तो उदाहरण क्या हो गया इसका, गाय में डिस्टोकिया का मुख्य कारण, अगर एग्जाम में पूछ लेंगे गाय में डिस्टोकिया का मुख्य कारण क्या है, तो आप क्या कर दोगे कि भ्रूण के आकार और मां की पेल्विस में असमानुपात, डिस्टोकिया का अभी आपको मैं एक एग्जांपल बता देता हूं कि थोड़े दिन पहले हमारे क्लिनिक के अंदर एक केस आया। क्या लेके आए वो, कि एक 1.5-2 साल की बछड़ी थी, उसको लेके आए कि ये प्रेग्नेंट है और इसका बच्चा बाहर नहीं आ रहा। मैं कहा आपने इतनी जल्दी इसको प्रेग्नेंट क्यों करवा दिया, तो उन्होंने कहा कि अपनी माँ के साथ चरने जाती थी, ये हीट में आ गई, देसी गाय थी, हीट में आ गई छोटी बछड़ी, और वहीं बाहर किसी सांड के साथ उसका समागम हो गया, उसकी वजह से प्रेग्नेंट हो गई, हमें पता भी नहीं चला। ठीक है, तो वो जब बाहर उसको लेके आए तो क्या हुआ, वो गाय तो थी, बछड़ी तो थी छोटी सी, और उसके अंदर बच्चा था बड़ा, तो फिर उसको ऑपरेशन करके निकालना पड़ा। ठीक है, तो बेटा ये कौन सा कारण था,
यही कारण था वो कि भ्रूण की साइज तो बड़ी और माँ की छोटी। और किसके अंदर मुख्य कारण है डिस्ट्रोफिया का? ये गाय के अंदर मुख्य कारण है। अब दूसरा क्या है कि भ्रूण की प्रेजेंटेशन, जिसको क्या बोलते हैं, प्रस्तुति या आसन में बदलाव हो जाए। ठीक है, मान लो क्या है, नॉर्मल अगर ऐसे पाया जा रहा है एंटीरियर के अंदर, वो बच्चा घूम जाए कुल मिला के, या बच्चा की पीठ ऊपर रहती है, बच्चे के पैर ऊपर हो जाए, तो बच्चा नॉर्मली बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो अपन क्या बोल देंगे दूसरी कि भ्रूण की प्रस्तुति एवं आसन में बदलाव। ठीक है, प्रस्तुति क्या हो गई, अभी आपको समझाया था पीछे, आसन क्या हो गया ये भी आपको समझाया था। ठीक है, कि वो किस तरह अंदर उपस्थित है, किस तरह वो बाहर आएगा। ठीक है, तो बेटा अगर एंड टाइम पे जो बच्चा होने वाला होता है, उस टाइम क्या होता है कि बच्चे के अंदर मूवमेंट होती है। उस टाइम क्या होता है कि बच्चा इधर उधर घूम जाता है, कई बार तो घूम जाता है, तो क्या होगा, अगर बच्चा घूम गया तो बच्चा बाहर नहीं आ पाएगा। तो ये क्या है, भ्रूण पर स्वारोध हो गया, क्योंकि भाई बच्चा ही घूमा है अंदर, तो भ्रूण की गलती है ये तो ये बेटा घोड़ी के अंदर डिस्ट्रोफिया का मुख्य कारण है। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछ ले कि घोड़ी के अंदर डिस्ट्रोफिया का मुख्य कारण क्या है, तो आप क्या बता दोगे, भ्रूण की प्रस्तुति एवं आसन में बदलाव। ठीक है, घोड़ी में डिस्ट्रोफिया का मुख्य कारण। बेटा हर जानवर की एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये आपको मैं पहले बता दूं, फिर मत कहना गुरुजी आपने बताया नहीं था। पूछ लेंगे भेड़ में मुख्य कारण क्या है, या पूछ लेंगे गाय में मुख्य कारण क्या है, या पूछ लेंगे घोड़ी के अंदर मुख्य कारण है। तो हर चीज का आपको हमने बता दिया है कि घोड़ी के अंदर तो क्या है, ठीक है, गाय के अंदर क्या है, ठीक है, कौन सा कारण मुख्य है। तो ये सारी चीजें हमने आपको बता दी। ठीक है, अब तीसरा कारण क्या लेंगे अपन, जो बेसिक रीजन बताए थे। ये दो कारण किसके हो गए, मातृत्व प्रसवारोध हो गया, भ्रूण प्रसवारोध हो गया। ठीक है, दो तो हो गए, अब अपन तीसरा क्या लेंगे, जो मुख्य कारण बताए थे आपको। ठीक है, मुख्य कारण, जिसको अपन ने क्या बोल दिया था, बेसिक कोज। बेसिक कोजेज कि और कौन कौन से कारण हो सकते हैं भाई, माँ की गलती हो सकती है, माँ के अंदर कोई दिक्कत आ जाए, बच्चे के अंदर दिक्कत आ जाए। अब ये तीसरी चीज है कि बेटा तीसरे में क्या होता है, अनुवांशिक होता है पहला कारण। मुख्य कारण क्या हो सकता है, अनुवांशिक, हेरिडेटरी। अब अनुवांशिक कैसे हो गया गुरुजी, अनुवांशिक कारण क्या हो गया, अरे बेटा कई बार क्या होता है कि कई क्या का रीजन होता है कि अगर माँ के अंदर डिस्ट्रोफिया होता है तो उसकी बेटी होगी, उसके अंदर भी डिस्ट्रोफिया होगा, उसकी बेटी होगी, उसके अंदर भी डिस्ट्रोफिया मिलेगा। तो ये क्या है, अनुवांशिक कारण है कि इसके तो कई कहते हैं क्या, इसकी तो सारी पीढ़ी के अंदर ही मिलता है ये लक्षण। तो वो ऐसे लक्षण है जो पीढ़ी दर पीढ़ी मिलते हैं, उनको क्या बोलते हैं, अनुवांशिक। ठीक है, तो ये डिस्ट्रोफिया एक अनुवांशिक कारण की वजह से भी हो सकता है कि इसकी माँ के अंदर भी डिस्ट्रोफिया हो जाता था, इसकी बछड़ी के अंदर भी डिस्ट्रोफिया हो जाता है। तो पहला तो कारण क्या हो गया, अनुवांशिक कारण हो सकता है। दूसरा क्या हो गया कि जो पोषण में उसका रख रखाव किस प्रकार होगा, कि अगर उसको पोषण नहीं दिया अच्छे से, या उसका अच्छे से रख रखाव नहीं किया, प्रसव होने वाला है, उस टाइम तुम उसको पहाड़ पे चढ़ा रहे हो, पहाड़ से उतार रहे हो, तो क्या होगा, उसके गर्भाशय घूम सकता है, या बच्चे के अंदर फेरबदल, बच्चे की जो नॉर्मल आसन है, उसकी नॉर्मल प्रस्तुति है, वो बदल सकती है। ठीक है, तो दूसरा कारण क्या होगा, पोषण एवं रख रखाव। पोषण एवं रख रखाव। तीसरा क्या कि हो सकता है उसके अंदर क्या हो जाए, कोई इन्फेक्शन हो जाए। तो इन्फेक्शन हो जाए तो क्या होगा, बच्चा नॉर्मल बाहर नहीं आए, डिस्ट्रोफिया हो जाए। तो तीसरा वजह क्या हो सकती है, इन्फेक्शन। ठीक है, तो ये क्या हो गए, ये मुख्य तरीके हो गए। अब इससे आगे अपन क्या लेंगे, इससे आगे लेंगे कि डिस्ट्रोफिया को कैसे अपन सही करेंगे, किस तरीके से अपन डिस्ट्रोफिया को सही कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक क्या था, आपको डिस्ट्रोफिया के क्या क्या मुख्य कारण थे और किस किस जानवर के अंदर किस वजह से डिस्ट्रोफिया होता है, बेटा ये आप ध्यान रखना। बाकी अपन क्या करेंगे, अगली क्लास में पढ़ेंगे। इस क्लास को अपन
यहीं ख़त्म करते हैं। तो आपको ये गलती करनी नहीं है, एक भी क्वेश्चन इसमें से गलत करना नहीं है, ठीक है। इसको सारे को आपको अच्छे से पढ़ना है। चलो भाई, धन्यवाद।